चैप्टर लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन छोटे छोटे भी मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने के लिए एक तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैक्सिमम 5 टाइम तो आप रिवाइज कर लो। ठीक है, 27 को टेस्ट है, उसके पहले 5 टाइम यू हैव टू रिवाइज द ऑल द 7 चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मार्क होना चाहिए, लाइन बाय लाइन आपकी पढ़ी होनी चाहिए एनसीईआरटी। अलोंग विद एनसीईआरटी जो हमने क्लास नोट्स दिया हुआ है उसको कवर करो। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने का क्या तरीका है, आप एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ें, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाली एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ लें, और उसके बाद आप एक बार पूरे के पूरी जो उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको पढ़ लें, तो आपको ये सिस्टम समझ में आएगा। एंड देन आपको क्या याद रखना है, उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, टीथ के बारे में देखने हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बकल कैविटी के बारे में मतलब टंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है। उसके बाद आपको जब आप ये पूरा डिटेल में कवर कर लिया एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के नंबर, लोकेशन, ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है, सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस आपके कवर हो गए। ठीक है, ऑर्गन वगैरह तो सब कवर ही हो जाएंगे, ऑर्गन जूसेस। फिर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर कहाँ कहाँ पड़े हैं, लोकेशन उसकी, ठीक, रोल उसका, फंक्शन क्या है, स्फिंक्टर कहाँ कहाँ है, डिफरेंट डिफरेंट उनके नेम्स सब यहाँ पे आपके कवर होने चाहिए। उसके बाद आपको जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो किस सोर्स से हैं, क्या डाइजेस्ट करेंगे, मतलब सोर्स अभी पहले एक फर्स्ट आप फ्लो में सारे सोर्सेस कवर कर लोगे। क्लियर। और क्या रह जाता है, आपको एलिमेंट्री कैनाल की लेयर देखनी है, एलिमेंट्री कैनाल की लेयर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, हिस्टोलॉजी कह लो इसको, जो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको, अगर आप एनाटॉमिकल भी एनाटॉमी बोल दो, एनाटॉमी आप उसकी देख लो लेयर की, तो वो हो जाएगी आपकी एलिमेंट्री कैनाल का एक आपको वो। फिर ग्लैंड्स वगैरह, सारे ग्लैंड्स देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब म्यूकोसा ग्लैंड, इनडाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, जो एलिमेंट्री कैनाल की ग्लैंड है उसको आपको देखना होगा। या कंप्लीट आप जब इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये कंप्लीट आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखो। ठीक, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, डक्ट। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन ऑफ डक्ट एंड डिफरेंट नेम ऑफ डक्ट। ठीक है, तो सारी डक्ट्स को आप देख, अगर इस तरीके से आप डिवाइडेड फॉर्म में इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप डाइजेशन की मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब डाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है और क्या क्या डाइजेशन मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कौन से एंजाइम किस लोकेशन पे क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, तो टाइलिन का सिक्रेशन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक हम अभी एग्जांपल बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर रहेगा पूरा। आप देखो इसको सेपरेट वे में आपने पढ़ लिया, एक बार सारा एनाटॉमिक पढ़ लिया, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स को पढ़ लिया। ठीक, एसेसरी ग्लैंड्स मतलब जो बाहर, जो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड हम कहेंगे तो पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड दोनों आ जाएंगी तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में। जैसे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड आपकी डाइजेस्शन का पार्ट है। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लेकिन लीवर आपकी एसेसरी ग्लैंड है। सलाइवरी आपकी डक्ट में नहीं है, कहीं पे गट में नहीं है, डक्ट कह रही हूँ, गट में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, तो वो भी एक एसेसरी है। पैंक्रियास एक एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, ये साइड बाय साइड प्रेजेंट है। ये जो हम ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान की बात करते हैं, उस ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट की जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसका पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप डिवाइडेड फॉर्म में इस चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी डाउट हो पूछो। नाउ अगर हम एक ओवरव्यू आपको दें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 2 पार्ट में हमने कहा इसको डिवाइड कर, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, इनके एक्शंस को देखना। ठीक है, तो माउथ जस्ट एन ओपनिंग, माउथ क्या होती है, ओपनिंग है। ठीक है, एनस क्या है, ओपनिंग है। बक्कोफेरेंजियल चैम्बर
बक्कल कैविटी फेरिंग्स वाले एरिया में जो है दैट इज बक्कोफेरेंजियल चैम्बर, ठीक है। नेजोफेरिंग, लैरिंजोफेरिंग्स, इस तरीके से हम फेरिंग्स का जानते हैं कि फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है जो नेजल पोर्शन को, लैरिंग्स पोर्शन को एंड बक्को पोर्शन को अटैच्ड करता है, ठीक है। एसोफेगस या ऑसोफेगस, एसोफेगस पार्ट हो गया, देन स्टमक का पार्ट हो गया, देन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम माउथ को देखें तो माउथ इज जस्ट ओपनिंग, जो लिप्स वाला पोर्शन है वो हो जाती है, तो अपर लिप्स, लोअर लिप्स, ठीक है। वहां से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, ठीक। बक्कल कैविटी की बात करें तो इसमें ओरल वेस्टिब्यूल आ गया पूरी बॉडी, एंड बक्कल कैविटी आ गई, जो कैविटी हमें दिख रहा है, एंड देन फेरिंग्स। फेरिंग्स को इसने बकल कैविटी को देखे तो हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टंग के बारे में बेटा जरूर ध्यान से पैपिले वगैरह को रिवाइज करना, जो क्लास नोट्स में दिया हुआ है उसको बाद में देख लेना, लेकिन एक जनरल फीचर टंग की वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वी शेप है, ठीक है, कैसे अटैच्ड होती है, कैसे पैपिला प्रेजेंट, जो उभार है दैट इज पैपिला, इस तरीके से आप पढ़ना उसको। एंड देन पैलेट की बात करें तो हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, जो आगे की तरफ है दैट इज हार्ड, एंड जो पीछे जाके अल्वा में कन्वर्ट हो रहा है, जो लटकता हुआ मैंने क्लास में बताया था, दैट इज पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, और वो तुम्हारा बेजोफेरिंग एंड नेजोफेरिंग्स के बीच में एक डिवीजन की तरह, एक पार्टीशन की तरह रोल प्ले करता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप थोड़ा सा क्लास नोट से डिटेल में और एनसीईआरटी से आप लाइन बाय लाइन देखें। देन फेरिंग्स की बात करें तो नेजो, ओरो एंड लैरिंगोफेरिंग्स इसमें डिवाइड हो गया। फिर आप देखो इसको स्टमक को, तो स्टमक में जो सबसे पहले पोर्शन है, ठीक है, जो सबसे पहले पोर्शन है दैट इज कार्डियक, क्योंकि वो हार्ट के पास होता है, कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट के पास उसका लोकेशन है इसलिए उसको कार्डियक बोलते हैं। एंड अपर पोर्शन अभी हम इमेज के साथ बात करेंगे, तो फिर उसको फंडस, एंड देन बॉडी पार्ट, ठीक है, उसको रुगई, रुगई उसमें फोल्ड होते थे रुगे के, वो सब पॉइंट देखना। फिर पाइलोरिक, पाइलोरस पोर्शन या पाइलोरिक पोर्शन, वहां पे एक स्फिंक्टर होगा, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे। जो एसोफेगस को और कार्डियक पोर्शन को अटैच करेगा उसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे। क्लियर? तो दो स्फिंक्टर हमें दिखते थे स्टमक में, ठीक है बेटा, यहाँ तक। देन जो फूड होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है। अब यहाँ तक बोलस बोल रहे हैं, बोलस बोलते हैं जब उसको एसोफेगस से इनगल्फ किया जाता है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन, एंजाइमेटिक, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, जो चर्निंग हो रही है दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन, जो उसमें सलाइवा मिक्स करके एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा वो एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। फिर बोलस फॉर्म होगा, बोलस एसोफेगस से इनगल्फ होगा, नीचे की तरफ जाएगा, एंड देन आपका स्टमक में, स्टमक में जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको काइन वर्ड बोलते हैं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे चीजें बताई हुई है, वो आप एक बार देखोगे, ठीक। फिर इंटेस्टाइन में स्मॉल है, लार्ज है, जो इनिशियली ओपनिंग है स्टमक की वो ड्यूडनम में होती है, ड्यूडनम सी शेप का होता है। देन जिजनम जो लॉन्गेस्ट है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन, इमेज में आपको बीच में दिखता है। एंड देन एंड पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन की सिकम में ओपनिंग होगी उसको इलियम बोलेंगे। देन कोलन, देन रेक्टम, ठीक है, एंड रेक्टम की ओपनिंग इज एनस। सिकम, कोलन, रेक्टम, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, क्लियर? फिर हम इसमें ग्लैंड्स की बात करें, आपको पता है कि जो इंटरनल ग्लैंड है, जो इसमें तुम्हारी आ जाएंगी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज, ये सब एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक जनरल व्यू आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखो प्रोसेस, ठीक है। आप इस फिगर को ध्यान में रखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ इमेज है, ठीक है, सारे का लोकेशन ध्यान में रखो, लीवर कहाँ प्रेजेंट है, अब ये सी शेप ड्यूडेनम वाला पोर्शन ध्यान रखो, इसमें पैंक्रियाज का हेड आके फिट होता है, क्लास में ये सब चीजें बताई हुई है ना बेटा, ऐसे पैंक्रियाज आके फिट है, ठीक, तो इसलिए सी शेप ध्यान में रखना, ठीक। फिर ये असेंडिंग
ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, कोलन जो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ये ध्यान में रखना। जुजनम ये आपका पूरा क्वाइल्ड वाला है, ड्यूडनम ये है, एंड लास्ट पोर्शन आपका इलियम हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। गॉल ब्लैडर को ध्यान में रखना। गॉल ब्लैडर क्या है? जो बाइल को कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल कर रहा है। उसका खुद कोई प्रोडक्शन नहीं है, खुद वो बाइल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बाइल का प्रोडक्शन लीवर में होता है, लीवर से वो गॉल ब्लैडर में जाता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखो बेटा कि इन सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक्टोडर्मल ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन क्या है, एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अप टू हार्ड पैलेट जो है वो एक्टोडर्म्स का ओरिजिन है। सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम वो पूरा का पूरा आपका एंडोडर्मल एनल है, ओरिजिन है। एंड जो लास्ट में आपको एनल पोर और एनल कैनाल दिख रहा है दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो मतलब सॉफ्ट पैलेट से लेके आप जो स्टमक और एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सारा पोर्शन देख रहे हो दैट आर एंडोडर्मल ओरिजिन। और जो बक्कल कैविटी का आप माउथ के थ्रू ओपनिंग देख रहे हो एंड जो हार्ड पैलेट देख रहे हो दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। एंड लास्ट में आपका एनल कैनाल एंड एनस। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक्टोडर्म एंडोडर्म क्या है ये तो याद ही होगा, जर्माइनल लेयर है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में किस लेयर से क्या डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ जर्माइनल लेयर, फ्रॉम डेवलपमेंट फ्रॉम द जर्माइनल लेयर। क्या? ठीक है, ठीक है। वेस्टिब्यूल पोर्शन क्या होता है? जो स्पेस जो पूरा आपका गम चिक से कवर्ड स्पेस, एक पूरी कैविटी दिख रही है, ठीक है, दैट इज स्पेस पूरा जो आपका ये नीचे की तरफ आपका टंग के नीचे वाला भी पोर्शन हो गया, वो पूरा क्या हो जाएगा बेटा आपका वेस्टिब्यूल। ठीक है, बक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या क्या ओरल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, आपको टीथ रहेगा, मस्कुलर टंग, मतलब ये चिक और जो टीथ के बीच में पोर्शन है ना दैट इज वेस्टिब्यूल। ठीक। फिर आप यहाँ पे पैलेटाइन रुगे याद रखना। रुगे तो दो जगह देखने को मिलेगी, एक आपको पैलेटाइन रुगे देखने को मिलती है, एक आपको स्टमक में रुगे देखने को मिलेगी। ठीक है, हार्ड पैलेट को टच करोगे टंग से तो जो आपको सरफेस उभरा उभरा दिख रहा है ना दैट इज पैलेटाइन रुगे। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन के पार्ट है। फिर सॉफ्ट पैलेट का जो आपको हैंगिंग पोर्शन दिखता है युबला, उबला, ठीक है, दैट इज, या इसको क्या बोलेंगे और एक इसका नाम है वेलम पैलेटी। वेलम पैलेटी ये भी, ये किसमें हेल्प करता है आपको, उस चैम्बर नेजल फेरिंग्स और बको फेरिंग्स के बीच में सेपरेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक, आगे फ्रंट में आपका विंड पाइप होता है, पीछे फूड पाइप होता है, एपिग्लॉटिस होगा जो ट्रैकियल को कवर करेगा। ठीक है, फूड इधर से इनगल्फ होगा, आपका फूड इधर से जाएगा। क्लियर? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। स्टेशन ट्यूब क्या है कोई बताएगा? चलो आज व्हाट्सएप करना मुझे, व्हाट इज स्टेशन ट्यूब। देन सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ओरल कैविटी, नेजल चैम्बर, टंग, लैरिंग्स। ठीक है, पूरा एक कनेक्शन समझ में आना चाहिए, किधर से एयर जाएगी किधर से फूड जाएगा और कैसे रिलेटेड है वो, कितना क्लोजली आपस में आसपास ही स्ट्रक्चर है, और बहुत प्रिवेंटिव तरीके से उसको इनगल्फ करते हैं फूड। देन आपका स्टेशन ट्यूब मैंने बता रही, तुम लोग बताओगे मुझे। टंग में मैंने कुछ चीजें बता रखी है बेटा, टेस्ट बड कैसे कैसे होते हैं, फोलिएट पैपली, फिलीफॉर्म पैपली, फंजीफॉर्म पैपली। तो आप इसको जब आपका एनसीईआरटी हो जाए ना, एनसीईआरटी कवर हो जाए, तब आप नोट से टंग वाला पोर्शन रिवाइज करोगे, नोट से। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक।
अब यहाँ पे देखो कुछ डिजीज के नाम आ रहे हैं, डिजीज ध्यान में रखनी है अपने को। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 causes चिलोसिस, ग्लोसिटिस एंड केरेटाइटिस। केरेटाइटिस तो रिलेटेड टू आई हो गया। ग्लोसिटिस वो जो एक आपको टंग पे वाइटिस डिपोजिशन सा दिखता है ना, दैट इज ग्लोसिटाइसिस। एंड चिलोसिस जो अल्सर्स होते हुए दिखते हैं बेसिकली अलग अलग ये तुम्हारे माउथ वाले पोर्शन में, ठीक है। ये जैसे ओठ के किनारे किनारे ऐसे लिप्स हैं, तो यहाँ पे आपको साइड में ड्राइनेस दिखे, अल्सर बनते हुए दिखे, इसको चिलोसिस बोलते हैं। चलो अभी और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पैपली वगैरह आप तब रिवाइज करोगे बेटा जब आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, फोरामेन सीकम, ठीक है। जिसपे जहाँ पे वी शेप में जहाँ ज्वाइनिंग होती है दैट इज फोरामेन सीकम। वी शेप टंग की ज्वाइनिंग। एंड अगर टीथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है? फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है आपका। अरेंजमेंट याद होना चाहिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर किस तरीके से अरेंज है, क्या उनका फॉर्मूला है। चाइल्ड में कैसे होंगे, एडल्ट में कैसे, क्या फॉर्मूला है, एडल्ट में कैसे होंगे, कौन मोनोडोंट टीथ है, ठीक है। बताओ तो जरा किसी आंसर बताओ तो। मोनोडोंट टीथ कौन कौन से होंगे एंड डाइफियोडोंट। मोनोडोंट बता दो तो बाकी सब तो डाइफियोडोंट होंगे। डाइफियोडोंट का मीनिंग क्या है? ऐसे टीथ जो दो बार आए लाइफ साइकिल में, दो बार लाइफ में आए, ऐसे टीथ को डाइफियोडोंट। और मोनोडोंट जो एक बार आ रहे हैं, तो कौन कौन से मोनोडोंट टीथ होंगे? मोलर में एक मोलर होता है बेटा, विजडम मोलर, ठीक है, जो आपके 14 साल 16 साल की एज में आती है, अक्कल दांत, वो होती है मोनोडोंट। एंड टू प्रीमोलर, बच्चों में क्या होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, तो आप ध्यान में रखो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? चाइल्ड का 2 2 1 0 2 डिवाइडेड बाई, मतलब ये डिवीजन नहीं है कि काट के 0 कर दो। हाफ हाफ पोर्शन, लोअर लोअर हाफ एंड लोअर अपर हाफ, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आपको आ जाएंगे। देखो चाइल्ड में जैसे कैलकुलेट किया हुआ है, इंसीजर 2 अपर 2 लोअर, ठीक है। कैनाइन 1 अपर 1 लोअर, प्री मोलर absent होता है चाइल्ड में, एंड देन मोलर 2 2, ठीक है। और एडल्ट में आप देखो 2 1 2 3, फर्स्ट हाफ में क्या, एक हाफ में क्या है, लोअर हाफ देखें तो 2 1 2 3, एंड सेम वे में अपर जॉ में हाफ पोजीशन में 2 1 2 3, और दोनों लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट डेंटल फॉर्मूला आएगा, कंप्लीट डेंटल काउंट आ जाएगा। तो आपका 16 16 ये क्या हो जाएगा, 32। मैथ नहीं लगा देना कि 16/16 इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से तो इनके नंबर से आता है, और कौन से डाइफोडोंट है, मोनोडोंट है, इस तरीके के आ जाते हैं। फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, ठीक है। विजडम टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। थीकोडोंट क्या होता है? जब एक टीथ सॉकेट में, एक बोनी सॉकेट में टीथ धसा हुआ हो तो उसको थीकोडोंट कहते हैं। एनिमल किंगडम में भी ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है। मोनोफायोडोंट जो एक बार आ रहे हैं टीथ, क्या क्या है देखो, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, या इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, मोनोफायोडोंट होगा। एंड डाइफायोडोंट में, डाइफोडोंट मतलब दो बार आ रहे हैं, तो बाकी सब जैसे दूध के दांत जो बोलते हैं ना, टूट रहे हैं आ रहे हैं, उसमें बाकी सब आ जाएंगे, इंसिजर, कैनाइन और आपका मोलर। विजडम टीथ को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों मोलर। फिर यहाँ पे भी आप डिटेल वाले स्टेप्स, डिटेल स्ट्रक्चर मैंने इनेमल के बारे में बताया, लेयर के बारे में बताया, वो सब चीजें आप क्लास नोट से तब रिवाइज करोगे जब आपका एनसीईआरटी और इतना बेसिक से डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कवर हो जाए, ठीक है। फिर जो कैनाल आएगी दैट इज एसोफेगस, ठीक। ग्लॉटिस क्या होगा, गुलेट,
ठीक है। अ डॉर्सल अपर्चर इज कॉल्ड गुलेट विच ओपन्स इनटू एसोफेगस। ग्लॉटिस जो कवर करेगा विच रिलेटेड टू लैरिंक्स विच इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कवर्ड करेगा एंड ग्लॉटिस आपका एक ओपनिंग हो गया। क्लियर? ग्लॉटिस ओपनिंग एंड उसको कवर करने वाला जो फ्लैप होगा दैट इज एपिग्लॉटिस। और क्या बताएं? फिगर वाइज ही जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। स्टमक, स्टमक का पोर्शन देख रहे हैं दैट इज जो फर्स्ट रहेगा कार्डियक, जो हाइट में ऊपर रहेगा दैट इज फंडस। एसिड डिपोजिशन यहाँ पे होता है तो फंडस। कार्डियक के पास जो ओपनिंग है दैट इज कार्डियक ओरिफिस, और स्फिंक्टर जो होगा मस्कुलर स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। सेम वे में पाइलोरिक ओरिफिस, और जो उसको कंट्रोल करने में पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। बीच में पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बॉडी पोर्शन है। बॉडी वहां पे रुगे प्रेजेंट होगी। एलिमेंट्री कैनाल की पूरी जो आपको स्ट्रक्चर देखना है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स वाली लेयर, उसके कॉन्ट्रेक्शन से यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता रहेगा। क्लियर? वो सारी चीजें और फोल्डिंग वो एक तरीके के मैकेनिकल डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। फिर गैस्ट्रिक पोर्शन में ग्लैंड्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, देख लो थोड़ा सा। ग्लैंड की बात करें तो हमें पता है वहां पे मैक्स क्या है, म्यूकस सेल्स हैं। एंड्रोक्राइन सेल्स मतलब जो लोकल तरीके से एक लोकल लोकल एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पे। ठीक है। फिर पैराइटल सेल्स हैं, पैप्टिक सेल या चीफ सेल। चीफ सेल, पैराइटल सेल रिपीटेडली पूछे जाने वाले सेल्स हैं जिनसे सिक्रीशन क्या क्या होता है और वो किस चीज पे एक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। आप एक ये जो दिया हुआ है ना चार्ट, इसको मैंने शेयर भी किया था, वहां से आप अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है। जैसे म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सेल की सिक्रीशन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं म्यूकस, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो ये HCl सिक्रीट हो रहा है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट बन रहा है, उस एसिड से खुद स्टमक की इंटरनल लेयर को, इंटरनल बाउंड्री को सेव करके रखे। क्लियर? तो प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय एक्शन ऑफ HCl। एंट्रोएंडोक्राइन सेल में जी सेल, डी सेल, ईसी सेल, सारी सेल्स बताई हुई बेटा आपको। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये हॉर्मोन्स हो जाएंगे बेटा, एंडोक्राइन है। ठीक है। एंट्रोएंडोक्राइन लोकल एंडोक्राइन सेल्स है, लोकली वर्क कर रही है, वहीं रिलीज हो रही है, वहीं पे एक्शन कर रही है, दैट इज एंट्रोएंडोक्राइन लोकल एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ स्टमक। ठीक है। सोमेटोस्टेटिन को रिलीज कर रही हैं डी सेल्स, एंड ईसी सेल्स सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन को रिलीज कर रही हैं, जो कि आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टिमुलेशन जो हमने देखा है ना, कंट्रोल, रेगुलेशन। फिर पैराइटल सेल, अब ये आप एक चीज ध्यान में रखना, पूछा जाता है कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 या कोबालामिन, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। HCl का सिक्रीशन कर रहा है, इसलिए वहां पे एसिडिक पीएच बना हुआ है। बक्कल कैविटी का या तुम्हारा इसका सलाइवा का पीएच कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होता है, 6.8 पीएच। ठीक है। 3 पीएच आपको ध्यान में रखना है, स्टमक के अंदर पीएच कितना है? 8 के रिस्पेक्ट में याद रखोगे तो 6.8, 1.8 एंड देन आपका इंटेस्टाइन में 7.8। एसिडिक अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको, एंड दिस इज एसिडिक एंड दिस इज अल्कलाइन। क्लियर? क्योंकि वहां पे जो एंजाइम प्रेजेंट है उसको एक्ट करने के लिए, उसको एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए ये पीएच की रिक्वायरमेंट है। HCl pH 2 to 3, इसका रेंज आपको आ सकता है बेटा 1.2, 1.4, ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर? 1.8 और अप टू 3 पीएच तक ये वेरी करता है। इनएक्टिवेट टाइलिन, टाइलिन कहाँ सिक्रिएट हुआ था? सलाइवा में सिक्रिएट हुआ था। पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रेशन वाले सलाइवा में टाइलिन प्रेजेंट होता है, या वी कैन से इट अमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को 30% डाइजेस्ट कर देता है बक्कल कैविटी में। किल बैक्टीरिया इन प्रेजेंट इन बोलस, जो बोलस मतलब जो
मैकेनिकल और केमिकल एक्शन से सैलिवरी ग्लैंड के केमिकल एक्शन एंड जो टीथ का आपका बक्कल कैविटी का टंग का पूरा मैकेनिकल एक्शन हो रहा है, उससे फॉर्म होने वाला फूड, उससे जो कन्वर्जन हुआ फूड का, दैट इज बोलस। बोलस स्टमक में आगे एसोफेगस से स्टमक में। एसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, बट डाइजेशन कंटिन्यू चलता है क्योंकि जो आपका ये बोलस है इसमें टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है। ध्यान से सुन लो अब इस चीज को, टाइलिन एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है इस बोलस में। ठीक है, और वो जब मूव करके करते 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 वो पीएच 1.8 वाले एरिया स्टमक के अंदर पहुंचेगा, जो एचसीएल वहां पे पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा, फंक्शनिंग इसकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो टाइलिन का फंक्शन बंद हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखो, HCl इनएक्टिवेट टाइलिन एंड टाइलिन इज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में भी पैरोटिड ग्लैंड। इज इट क्लियर? किल बैक्टीरिया इन प्रेजेंट इन बोलस। बैक्टीरिया जो वहां पे लाइसोजाइम भी सिक्रिएट होता है, फिर भी सैलिवरी ग्लैंड में लाइसोजाइम भी सिक्रिएट होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, बट फिर भी अगर कोई बैक्टीरिया वहां पे है तो इसको HCl जो सिक्रिएट हुआ है, जो एसिडिक कंडीशन बनी है, उसमें वो किल हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम इनटू एक्टिव एंजाइम एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन। इसको हम देखते हैं बेटा, जब हम पूरा एंजाइम आपको कवर कराएंगे वहां पे बताते हैं। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन स्टमक विच इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन। आपको पता है 4 to 5 आवर यहाँ पे फूड रहता है और वो डाइजेस्ट होता है। ठीक, सॉफ्टेस्ट फूड पार्टिकल, और इसके बाद ही फूड को क्या बोलते हैं? काइम। ठीक, काइम कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा, और जैसे ही ये फिर आपका ड्यूडनम में पास करेगा, वहां एल्कलाइन मीडियम होगा, वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर फर्दर डाइजेशन होगा। पैप्टिक सेल्स, पैप्टिक सेल्स का क्या रोल है बेटा? पैप्टिक सेल्स चीफ सेल्स हैं, या इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं बेटा जाइमोजेंस। जो आपके यहाँ पे एंजाइम, एक तो देखो आपने देखा कि HCl सिक्रीट हुआ, वो जरूरी है। अब आपको कुछ डाइजेशन के लिए एंजाइम भी चाहिए। वो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? वो एंजाइम्स आएंगे चीफ सेल से, इसीलिए इसको चीफ सेल्स बोल रहे हैं। पैप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजेंस, दिस ऑल आर द सिनोनिम्स। एक ही सेल के, एक ही टाइप्स ऑफ सेल के नाम है। नाउ गैस्ट्रिक एमाइलेज, नेग्लिजिबल रोल इन स्टार्च डाइजेशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होगा, एकदम नाम मात्र का एमाइलेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज सिक्रीट होगा, और जो वहां पे एक्टिव होगा और डाइजेशन करेगा बहुत छोटे कम अमाउंट। ठीक है, 30% हो गया आपका बकल कैविटी में बोलस के फॉर्मेशन के टाइम, एंड आपका बाकी 70% मोस्टली कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्ट 1% इमल्सिफाइड फैट्स, ये भी आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर बाइल जब सिक्रीट होके आएगा तो बाइल सॉल्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमल्सिफिकेशन में, उसके बाद ही डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो 1% लाइपेज यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर फूड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो यूनिट है, जो लिपिड को बनाने में यूनिट होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसमें कन्वर्ट किया, कितना? 1%। फिर पेप्सिनोजेन, जो मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है पेप्सिनोजेन, उसको ध्यान में रखना, और जब तक जेन लगा रहेगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे। इसको कन्वर्ट करना है, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये हम आपको रिवाइज कराएंगे जब हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस बताते हैं। देन प्रोरेनिन, इन्फेंट में होता है सिर्फ, ये ध्यान में रखना है। प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, प्रिकर्सर है एक तरीके से, वो HCl के प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होगा। और RENNIN एंड RENIN, रेनिन दो है, एक हार्मोन है एक एंजाइम है, ये बेटा हमेशा ध्यान में रखो तुम लोग। ठीक है, हार्मोन जो है दैट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड एंजाइम इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन केसीन, उसको सॉल्युबल करता है, इनसॉल्युबल कन्वर्ट कर देगा उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट। ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। और ये मैंने बताया हुआ है तुम लोग को, यहाँ पे मैंने रिलेट किया था कि इसलिए जो एज में ओल्ड एज लोग हो जाते हैं उनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, कंपैरेटिवली जो इन्फेंट है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। एक मिनट बेटा।
11 बज गया बेटा, मेरी 11th की क्लास है, बस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं और क्लासेस की प्लान कर लेंगे। नहीं तो कल संडे है, कल हम इसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा इसी तरीके से शॉर्ट बताते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट को, और फिर लास्ट में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कैसे वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एंड कितना अमाउंट कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो वाला पोर्शन एंड उसका रेगुलेशन, वो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा। उससे पहले आप लोग पूरा एनसीईआरटी कवर कर लो, एनसीईआरटी से ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन आप कंप्लीट करो, ठीक है। और किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डीपीपी सॉल्व करने में कुछ डाउट आ रहा है, तो उसको आंसर की से देखने की कोशिश मत करो, पूछो मुझसे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अपने नोट्स में जाओ, वापस बैक जाओ, देन एनालाइज करो एंड फिर आप उसको दोबारा सॉल्व करने बैठो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है बेटा यहाँ पे? स्नेहा, वैदेही, अश्लेषा, फटाफट से कंप्लीट कर लो, उसके बाद रेस्पिरेशन पे जाओ। चलो बाय, टेक केयर।